हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक नया टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? तो आज का टॉपिक होगा हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्या है और रदरफोर्ड्स का यही जिसे हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, बात करते हैं रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने अपना अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल यूज़ किया और इस अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल के थ्रू उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। कैसे की, तो उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं क्या। ठीक, तो रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल था बच्चों, वो बेसिकली कैसे था। रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों, एक लेड का बॉक्स लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से लेड बॉक्स लिया। ठीक, और इस लेड बॉक्स के अंदर यहां पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। ठीक है, अब लेड बॉक्स इसलिए क्यों लिया, तो लेड बॉक्स इसलिए लिया बच्चों क्योंकि लेड बॉक्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया है उससे रेडिएशन बाहर नहीं आता है। ठीक है, अगर हम कोई और बॉक्स ले लेते, किसी और मेटल का या किसी और चीज़ का ले लेते, तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो उसका जो रेडिएशन था वो बाहर निकलता है ना। इसीलिए रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक लेड बॉक्स लिया और उसी के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। ठीक, और क्या लिया उन्होंने, यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल ले ली। यहाँ पर एक फॉइल ले ली, मैं थोड़ा सा पास से समझाता हूँ। यहाँ पर एक फॉइल ले ली। ठीक है, यहाँ पर क्या ले ली, एक फॉइल ले ली। ठीक, और उस फॉइल पर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बर्ड कराया। ठीक है भाई, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था, तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कई सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इस पर बॉम्बर्ड हुए, मतलब इस पर बॉम्बर्ड कराया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया बच्चों, इन्होंने पाया कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, मोर देन जो अल्फ़ा पार्टिकल थे बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन में इस फॉइल को पास कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। ठीक, इस तरीके से पास कर रहे थे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर जा रहे थे और जाने के बाद इस तरीके से बेंड हो रहे थे, इस तरीके से बेंड हो रहे थे। ठीक, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। तो इससे रदरफोर्ड ने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला बच्चों, यहाँ पर कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो इन अल्फ़ा पार्टिकल को या इस अल्फ़ा पार्टिकल को आगे जाने से रोक रही है। ठीक है, क्या है, इस अल्फ़ा पार्टिकल को आगे जाने से रोक रही है, और इसी का नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस, और यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो बीच में क्या था, ये न्यूक्लियस था, और ये न्यूक्लियस देखो ना बहुत सारी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, कुछ 180 डिग्री में बेंड हो रही थी, मतलब 90 डिग्री पर बेंड हो रही थी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेंड हो रही थी, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। तो इससे ये पता चला कि यहाँ बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो इस अल्फ़ा पार्टिकल को आगे जाने से रोक रहा है, और इसी को न्यूक्लियस बोला रदरफोर्ड ने। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस था रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, ये डायग्राम है ना। इस डायग्राम में यहाँ पर कहीं इन्होंने एक लेड बॉक्स बना के रखा हुआ था,
और इस लेड बॉक्स के अंदर ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे। ठीक है, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पर एक फाइल ले ली जो कि आपको दिख रही है, ये फाइल है। और यहाँ पर जब इस पर अल्फ़ा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया बच्चों, ठीक है, जब इस पर अल्फ़ा पार्टिकल का बॉम्बार्ड कराया तो देखो कई सारे अल्फ़ा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। ये स्ट्रेट लाइन में गया, ये भी स्ट्रेट लाइन में गया, ये भी स्ट्रेट लाइन में गया, और यहाँ से हल्का मुड़ा, ये यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से हल्का मुड़ा। ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ अल्फ़ा पार्टिकल इधर से भी जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे जा कर के बेंड हो रहे थे, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर जाके बेंड, मतलब जैसे जैसे सेंटर के पास आते जा रहे थे, मतलब जैसे सेंटर के पास से होकर गुजर रहे थे वैसे वैसे ये बेंड हो रहे थे। ठीक है, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल देखो जिस रास्ते से गए उस रास्ते से ही वापस चले आए। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल इधर से गया और इधर से वापस आ गया। तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो इस अल्फ़ा पार्टिकल को आगे जाने से रोक रही है। बच्चों क्या कर रही है? कोई ऐसी चीज़ है जो इस अल्फ़ा पार्टिकल को आगे जाने से रोक रही है, और इसी को नाम दे दिया इन्होंने क्या? न्यूक्लियस। और यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। बच्चों यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है। ठीक है, डायग्राम समझ में आया होगा, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि कैसे कैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे, है ना। कुछ रदरफोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911। अगर रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो की थी 1911 में। कब की थी बच्चों? 1911 में इसकी डिस्कवरी की थी। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब ये समझ गए, यहाँ पर देखो ये जो न्यूक्लियस था वो एक पॉजिटिव चार्ज था, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही थी? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन था और प्रोटॉन था। ठीक है, जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है भाई? न्यूक्लियस में होता है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिट में घूमा करते हैं। ठीक है, तो ये बताया इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बच्चों बना होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। तो ये क्या होता है, किसी भी एटम, कोई भी हमारे पास एटम हो बच्चों, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास एटम है तो उस एटम का एक सेंटर पार्ट होगा, और उसी सेंट्रल पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ठीक है, तो किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? ये एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, आगे बात करेंगे। रदरफोर्ड यूज गोल्ड फॉइल बिकॉज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। ठीक है, हाईली मैलिएबल। ठीक है, ये साथ में होगा मैलिएबल। ठीक है, तो अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज़ किया, और गोल्ड फॉइल इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होती है। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है लेकिन ये टूटती नहीं है। ठीक है, तो ये हाईली मैलिएबल होती है बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट, ही बॉम्बर्ड अल्फा पार्टिकल विद द गोल्ड फॉइल। ही बॉम्बर्ड अल्फा पार्टिकल, है ना, एट द गोल्ड फॉइल,
एट द गोल्ड फॉइल। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड कराया वो किस पर कराया, वो गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड कराया है, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे हम। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे बच्चों यहां पर। ठीक है, क्या है, अब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, मतलब जब एक्सपेरिमेंट हुआ, वैसे तो मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्व किया जब एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। क्या देखने को मिला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल को पास कर रहे थे बिना किसी डिफ्लेक्टेड थे। ये चीज़ देखा ना आपने कि इस तरीके से। ठीक है, क्या हो रहा था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल इस तरीके से जा रहे थे बिना डिफ्लेक्ट हुए, सीधे एकदम चले जा रहे थे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अनडिफ्लेक्टेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल बना रहे थे, बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हो रहे थे ये। ओके, फ्यू पार्टिकल्स ओनली 1 in 20,000 आर डिफ्लेक्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ। मतलब ये समझ लो, अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उनमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या हो रहा था, जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से यहाँ वापस हो रहा था। और इसी से ये पता चल गया कि यहाँ पर सेंटर में कोई चीज़ है, और उसी का नाम क्या दे दिया गया बच्चे, न्यूक्लियस दे दिया गया। From the experiment concluded that atom is made up of 2 particle। तो उसके बाद कंक्लूजन क्या निकाला गया कि एटम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है और दूसरा उसका आउटर रीजन। मतलब ये समझ लीजिए, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका आउटर रीजन हो गया। ठीक है, ये उससे कंक्लूजन निकाला गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं। आगे देखो, आगे देखेंगे बच्चों, यहां पर देखो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करते हैं बच्चों, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज तो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, और न्यूक्लियस इज अ हार्ड एंड डेंस। ठीक है, बताया गया कि बच्चों जो न्यूक्लियस है वो क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, ये चीज़ तो हमें पता है। तो वही चीज़ बताया गया, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज़, न्यूक्लियस इज हार्ड एंड डेंस, ये न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, ये भी पता चला कि ये हार्ड होता है और बहुत ही डेंस होता है। ठीक है, बहुत ही क्या होगा, हार्ड के साथ साथ ये डेंस भी होता है। ओके, आगे चलते हैं, देखो आगे बात करेंगे आउटर रीजन की। बात करें तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। वही चीज़ आउटर रीजन कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के उसको पास कर रहे थे गोल्ड फॉइल। दिस सो देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस
अराउंड द एटम। इसका मतलब ये पाया गया कि एटम के चारों ओर एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में स्पेस है। भाई स्पेस है तभी तो यहाँ से ये पार्टिकल पास हो रहे थे इस तरीके से, ठीक है। तो आउटर रीजन में क्या पाया गया, एक लार्ज अमाउंट में, है ना, थ्रू अ गोल्ड फॉइल सो दैट देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस अराउंड। मतलब यहाँ पर लार्ज एम्प्टी स्पेस है, तभी ये देखो अल्फा पार्टिकल इसको क्या कर रहे थे, इसको पास कर रहे थे इस तरीके से, है ना। अगर स्पेस ना होता तो ये पास ही नहीं कर पाते, मतलब यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो आउटर रीजन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल हैं गोल्ड फॉइल को पास कर रहे थे या उसके अंदर से जा रहे थे। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब बच्चों समझ लो, अगर किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अगर किसी एटम में 5 प्रोटॉन है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 5 होंगे, ये इक्वल होगा। ये चीज़ हमें पता चली आउटर रीजन से कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर्स में इक्वल होंगे, और ये स्वाभाविक भी है कि नंबर में इक्वल होंगे भी, क्योंकि अगर एक भी चीज़ कम ज़्यादा हुई तो फिर वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल होके रहते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल होके रहते हैं, ठीक है। अगर प्रोटॉन ही नहीं होगा तो फिर क्या, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन का भी क्या काम। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं जो कि न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, और कोई डाउट है तो पूछिएगा आप। ठीक है, मैं एक बार फिर से चलता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम था हमारा जो कि इम्पोर्टेंट था बच्चों, डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम था, इसी में हमने जाना था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चों, कैसे क्या हुआ। ये जो फॉइल थी ये गोल्ड की थी, ठीक है, गोल्ड फॉइल थी। अब गोल्ड ही फॉइल क्यों ली, तो बच्चों आपको पता है कि गोल्ड फॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा मैलिएबल होती है, ठीक है, उसको ज़्यादा खींचा जा सकता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पतला किया जा सकता है। मतलब अदर मेटल की, अगर लोहे की, आयरन की आप फॉइल लेते हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा आप पतली चादर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको पीटते जाओगे तो जैसे जैसे बहुत ही ज़्यादा पतली होगी तो फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। पर गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है, उसको अगर आप पीटते रहे तो वो बहुत ही पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती विदाउट ब्रेक होने, ठीक है, तो वो टूटती नहीं है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को ही लिया गया और गोल्ड की बहुत ही पतली लेयर बनाई गई थी जिस पर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया गया था, ठीक है। बाकी आपको पता ही कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे। पास होने का रीज़न ये था कि क्या था, कि जो इस एटम का जो आउटर रीजन होता है बच्चों, वहाँ पर लार्ज अमाउंट में स्पेस होता है। ज़्यादा स्पेस होने की वजह से अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर जाते हैं, उसको पास कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, हार्ड और डेंस होता है, इसलिए न्यूक्लियस के सामने अगर न्यूक्लियस एरिया में कोई अल्फा पार्टिकल जाता है तो न्यूक्लियस उसे डिफ्लेक्ट करके भेज देता है। न्यूक्लियस को कोई भी अल्फा पार्टिकल पास करके नहीं जा पाता। और चीज़ हमें क्या पता चली, हमें पता चली कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर में होंगे, ये भी हमें पता चला। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना। और क्या पता चला बच्चों, और क्या पता चला, है ना। बस यही चीज़ें हमें पता चली जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं, हाँ लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें आना ज़रूर चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए डायग्राम में, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है? सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। डिस्कवरी की अगर हम बात करेंगे तो किसने किया था बच्चों,
रदरफोर्ड ने किया था। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये भी आपको पता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये किसी भी एटम में सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।